जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की टॉप सीरीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में मैंने फिर से विज्ञान के 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इन 25 क्वेश्चंस में मैंने कई पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जैसे कि इसमें आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन। तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। और सेशन शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये 25 ना, ये पिछले सालों में रिवाइज हो चुके हैं और आने वाले नेक्स्ट एग्जामों में इनके पूछने के चांसेस बहुत होते हैं। तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया है ना कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बस प्रैक्टिस कराना है कि आपने जो पढ़ रखा है ना, आपने कितना पढ़ा है, इन 25 क्वेश्चंस में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना समय गवाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल कितनी है। चलिए बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये केमिस्ट्री लेवल का देखिए क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है ना, कुल कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18। ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, 18 होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पे वर्ग पूछा गया था दोस्तों। अब आपसे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। ठीक है ना, यदि आवर्त की आपसे बात करेगा तो आवर्त की संख्या आप लोग 7 बताएंगे और वर्ग की बात करता है तो वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके सामने, घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में और बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ना, ऑप्शन डी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो था ना, उसके तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या में उनको व्यवस्थित किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन रहा, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे। आपको बताना है, जो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है ना, कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मोशले। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक आवर्त नियम के जो प्रवर्तक थे ना, प्रतिपादक थे, वो कौन थे, मोशले थे। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है। चलिए बताइए, तत्वों के जो आवर्त सारणी है ना, उसके जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक कौन थे, मोशले। लेकिन यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी मेंडलीव। ठीक है ना, तत्वों की आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। मैंने दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बताया कि मैं बस आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, 25 क्वेश्चन से खोज के लाता हूँ आपको इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है उसको। ठीक है ना, अब यहाँ पे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। चलिए आपको बताना है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो कैवेंडिश। ठीक है ना, हेनरी कैवेंडिश, इनका पूरा नाम हेनरी कैवेंडिश है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। वहीं पे यदि आपसे ऑक्सीजन की बात कर देता है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे सेकेंड है, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। आपको बताना है, सूर्य का जो मोस्ट एरिया है ना, मोस्ट जो सूर्य का जो क्षेत्र है, वो किससे मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हाइड्रोजन से। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, 2019 में भी पूछा है ये क्वेश्चन कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन से। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। चलिए बताइए दोस्तों कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू है ना, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का लगभग कितना भाग, 70% भाग किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से। और कौन सा तत्व यहाँ पे पूछा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन का देखिए जो एटम नंबर होता है ना, ये H होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो 1 होता है। यहाँ पे ये प्रतीक है और यहाँ पे परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे चल लेते हैं क्वेश्चन अगला, सामान्यतः निम्न में से भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि सामान्य निम्नलिखित में से किससे भविष्य का ईंधन बोला जाता है। तो सामान्यतः की यदि बात किया है तो भविष्य का ईंधन जो कहा है ना, वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन का। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा,
नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, चलिए बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिप्सम से मिलकर बना होता है। और ये देखिए क्वेश्चन एसएससी 2014 में भी पूछा था और 2019 में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है ना वो क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। आप लोग इसे याद रखेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक केमिकल नेम होता है ना वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से बस आपको प्रैक्टिस कराना है कि आप कितना कर पाते हैं, बस वही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पे, चलिए बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है। ऑप्शन है आपके सामने कोयला, यूरेनियम, रेडियम, ऑप्शन डी डीजल। तो आपको बताना है, यदि इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरेनियम, ठीक है ना। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए यूरेनियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यूरेनियम। अब देखिए दोस्तों इन तीनों क्वेश्चंस में यूरेनियम ही राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी चेंज यानी पूछने की जो शैली है ना अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का ही किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑप्शन बी यूरेनियम, यानी आंसर एक है लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन तीनों तरफ से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक ही आंसर है लेकिन क्वेश्चन किसी तरफ घुमा फिरा के इसका एक ही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों सामने रहा। बताइए सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी सेल जो होता है कोशिका ना, कोशिका का नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ये क्वेश्चन देखिए जीव विज्ञान से है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। जो सेल होती है जो कोशिका नाम का प्रतिपादक किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, इसे आप लोग याद रखेगा। दूसरा है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेंट्रियोल, ठीक है ना। याद रखेगा आप लोग सेंट्रियोल, यानी जो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को अलग करती है तो वो सेंट्रियोल है, याद रखिएगा। अगला है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे स्टार लगा दीजिए कि टिक्का जो रोग होता है ना वो किस फसल से संबंधित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूंगफली से, ठीक है ना। मूंगफली से, यानी जो टिक्का रोग होता है ना वो मूंगफली से संबंधित है। अब देखिए मूंगफली से एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि विटामिन B1 यानी मूंगफली में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन B1 पाई जाती है। क्लियर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहा धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि धान का जो प्रसिद्ध रोग खैरा रोग होता है ना वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जस्ता की कमी के कारण, जिसे जेडन आप लोग बोलते हैं। जेडीएन इसका परमाणु क्रमांक होता है, जेडीएन, ठीक है ना। तो धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग होता है किसके कारण होता है? जस्ता के कारण, इसे आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा चाय में लाल रस्ट रोग, आपको बताना है कि चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है ना वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हरा शैवाल, ठीक है ना। जो चाय में लाल रस्ट रोग होता है वो हरे शैवाल के कारण होता है, इसे आप लोग याद रखेगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया ना ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनसे ही क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। नेक्स्ट चलिए बताइए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? बताइए कि निम्नलिखित में से जो प्राकृतिक रेशा है ना वो कौन सा है। देखिए ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए, ये एसएससी 2017 में पूछा था, ये एसएससी 2013 में पूछा गया था और ये आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीनों पूछे निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है, आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रेशम, ठीक है ना। जो प्राकृतिक रेशा की यदि बात करेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेशम, ठीक है ना। यदि वहीं पे यदि कृत्रिम की बात कर देता है तो कृत्रिम रेशा क्या होता है, नायलॉन है, ठीक है ना। नायलॉन जो है ना ये कृत्रिम रेशा है, लेकिन यदि प्राकृतिक की बात करता है तो रेशम प्राकृतिक रेशा है। क्लियर। यहाँ पे चलिए दूसरा देख लेते हैं, मोम क्या है, यानी जो मोम वैक्स है ना वो क्या है। ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, एस्टर है कि क्षार है कि एल्डिहाइड है कि लवण है। यहाँ पे पूछा गया था, SSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एल्डिहाइड, ठीक है। जो मोम होती है ना, मोम एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड की श्रेणी में आती है मोम, इसे आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, यानी मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि ये जो नायलॉन है ना ये कृत्रिम रेशा है, और ये जो रेशम है, ठीक है, और ये प्राकृतिक रेशा है। तो मानव निर्मित कौन सा है, नायलॉन, इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग देख लीजिए। प्राकृतिक यदि रेशा की बात कर देता है तो आप लोग रेशम बताएंगे, लेकिन वहीं पे यदि मानव निर्मित यानी कृत्रिम रेशा की बात कर देता है तो आप लोग नायलॉन बताएंगे। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। चलिए बताइए, जो पौधे होते हैं ना उनकी ग्रोथ के लिए कितने तत्वों की ज़रूरत होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 16, ठीक है ना। तत्वों के लिए जो वृद्धि की ज़रूरत होती है ना उनको ग्रोथ के लिए 16 तत्वों की मैक्सिमम ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। आप लोग ये याद रखिएगा कि कितनी तत्वों की ज़रूरत होती है पौधों की वृद्धि के लिए, तो 16 तत्वों की। क्लियर है ना। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पौधों में जो जल का परिवहन होता है ना वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है कि कैम्बियम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है कि बाह्य त्वचा के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जाइलम के द्वारा, ठीक है ना। पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए आपको समझ में आया होगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बस इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराना है, ठीक है ना, और आपको बताना है कि किस लेवल से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में अगले सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।